Hello students, how are you doing? I think you are doing great, and now this is your first lecture of SureSort 75. तो मैं NCERT के सीक्वेंस में मैंने पहला चैप्टर उठाया है द लिविंग वर्ल्ड, और इस चैप्टर को हम विद इन 15 to 20 मिनट ख़त्म करेंगे इम्पॉर्टेंट PYQ के साथ। तो जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि इस सीरीज़ का नाम है SureSort 75। इसका मतलब है कि आपके 90 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चंस इन्हीं वीडियोस में कवर हो जाएंगे, जो आपको फुल स्कोर लाने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो दिस इज द लेक्चर 1 ऑफ SureSort 75। जो चैप्टर हमने यहाँ पे लिया है, पहला चैप्टर, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है, और वो आपका ये क्वेश्चन है, अर्नेस्ट मायर और अर्नेस्ट मेयर, वट एवर वे यू कैन प्रोनाउंस। तो इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है? इनके पहले डार्विन की बहुत पॉपुलरिटी थी, ठीक है। उन्होंने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्सेट्रा दिया, और उतना ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन साइंटिस्ट का है जिनका नाम है अर्नेस्ट मायर। तो अगर आप पूछोगे कि इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि टू स्पीसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे जब मेल हॉर्स फीमेल हॉर्स के साथ कॉपुलेट करता है तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। जब मेल हॉर्स फीमेल डंकी के साथ कॉपुलेट करता है तो वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इस बात से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि जो स्पीसीज की जो बाउंड्री है वो रिप्रोडक्शन पे बेस्ड है। इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे अर्नेस्ट मायर ने दिया था। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू स्पीसीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, या स्पीसीज की जो बाउंड्री है वो रिप्रोडक्शन से डिफाइन होती है। अब हम बात करते हैं, जैसे इस चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। तो यूजुअल साइंस में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, या हम डे टू डे लैंग्वेज में जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में ये सारे कैरेक्टर्स आते हैं। या तो हम ग्रोथ की बात करेंगे, रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मतलब बाहर का टेम्परेचर कैसा है ना, तो एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल क्यूज। तो ये तो हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कोई भी कैरेक्टर लाइफ का डिफाइनिंग फीचर नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट जो हमने पीछे देखा था वो है आपका ग्रोथ। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ बच्चों दो तरह से हो सकती है, एक होती है इंक्रीज इन मास से, और दूसरा होता है इंक्रीज इन नंबर से। सेल का अगर नंबर बढ़ रहा है, सेल की काउंटिंग बढ़ रही है, उससे भी ग्रोथ होती है, और इंक्रीज इन मास से भी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया कि इट इज़ द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। एंड कौन से हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। दूसरा, नंबर जो सेल का बढ़ेगा वो सेल डिवीजन से बढ़ेगा, है ना। अब हम इसमें समझेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल डिवीजन होगा, इनमें क्या डिफरेंसेस है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब वो सेल डिवाइड, उनके सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं या उनमें ग्रोथ हो रही है, दोनों चीज़ें सेम चीज़ है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिमस इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर टू एक्सक्लूसिव इवेंट। टू एक्सक्लूसिव इवेंट मीन्स दीज आर द टू सेपरेट इवेंट। अगर हम ग्रोथ में डिफरेंस देखना चाहते हैं कि प्लांट और एनिमल्स की ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहला डिफरेंस प्लांट में है कि प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है। उनके अंदर जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो फिक्स नहीं रहते हैं, मतलब कितनी ब्रांचेज होंगी, किस डायरेक्शन में होंगी, ये थ्रू आउट द लाइफ उनमें ग्रोथ होती रहती है। नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ लीव्स, ये सारे फिक्स उनमें नहीं रहते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो ग्रोथ है
वो अप टू सर्टेन एज होती है। लेकिन एनिमल के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर होता है कि अगर वो कभी इंजर्ड हो जाते हैं तो इंजर्ड पार्ट को रिप्लेस करने के लिए या रिकवर करने के लिए एनिमल्स के अंदर ग्रोथ होती है, बट एनिमल्स में ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी। अब एक है कि ग्रोथ की जो फॉर्म है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, जब हम बचपन से अभी तक जो बड़े होते जा रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? हमारी बोन्स की भी ग्रोथ होती है, हमारे ब्लड वेसल्स की भी ग्रोथ होती है, हमारे हार्ट की भी ग्रोथ होती है, लंग्स की ग्रोथ होती है, हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हमारे ऊपर कुछ अटैच होता चला जा रहा है, हम बड़े होते चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आप बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ है ये इट इज़ फ्रॉम इनसाइड। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जो नॉन लिविंग को हम ऑर्गेनिज्म भी नहीं बोल सकते, सॉरी मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड की वजह से होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे रिवर है, रिवर में मिट्टी आते जा रही है ना, तो ऐसे माउंट बनता जा रहा है। तो जो सैंड माउंट जो बनता है इसमें हर बार क्या हो रहा है? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द आउटसाइड। तो ये एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस की वजह से यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन। बच्चों, जहाँ पे मैं स्टार मार्क करूँगा और जहाँ पे बहुत स्ट्रेस दूंगा, आप समझ जाना कि वो वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो वो नीट में आ चुका है या बार बार आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईस्ट के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो बडिंग से होता है हाइड्रा के अंदर भी बडिंग से होता है। तो इन दोनों के अंदर बडिंग होता है। प्लेनेरिया में रीजनरेशन की पावर होती है। हम बोलते हैं कि इट हैज़ हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। इट हैज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि अगर आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में भी ब्रेक कर दें तो उस छोटे पार्ट से भी इंटायर प्लेनेरिया डेवलप हो जाता है। फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और फंजाई में फ्रेगमेंटेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। कई बार कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स दिए हैं और उनमें सिमिलरिटी पूछा है तो इन तीनों के अंदर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, आपसे अगर पूछा जाए कि इन तीनों के अंदर क्या सिमिलरिटीज़ है तो सिमिलरिटी है इनमें फ्रैगमेंटेशन होता है, मतलब दे रिप्रोड्यूस थ्रू फ्रैगमेंटेशन। वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते? तो आपको पता है म्यूल है ना, म्यूल अभी अपने डिस्कस किया, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता, स्टेराइल वर्कर भी रिप्रोड्यूस नहीं करते और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं उन ऑर्गेनिज्म के जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, अब ये मैंने आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहाँ पे एज इट इज़ लिखे हुए हैं जो आपको याद करना है। वो क्या है याद करना है? कि नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन रिप्रोड्यूस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, इसको मैं अब यहाँ पे मैंने 4 स्टार मार्क कर दिए, 5 कर दिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, वो कौन सा है? कि व्हाट इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। सो डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, और इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। दोनों को हम इंटरचेंजेबली बोल सकते हैं, चाहे हम मेटाबॉलिज्म बोलें चाहे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोलें। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑल ऑर्गेनिज्म शोज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब हुआ? कि कोई भी स्टिमुलस उसको मिलेगा इंडिविजुअल को तो वो उसके अगेंस्ट क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा। तो इस रिस्पॉन्स करने की जो कैपेसिटी है इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्शियसनेस। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो प्लांट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे मैमल्स हो, सभी के सभी क्या होते हैं? कॉन्शियस होते हैं। और सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, जैसे बोलते हैं मी, मेरा, है ना, ऐसे। तो ये सारी ये जो प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉन्शियसनेस की, वो केवल और केवल ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है। तो इसीलिए जो ह्यूमन है वो पूरे दुनिया या पूरे प्लैनेट को डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज वी आर हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है ह्यूमंस में और रेस्ट ऑफ द एनिमल्स में।
ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं बार बार आपको इसको ऐसे याद दिलाता हूँ कि जब अगर आपके घर में शादी हो तो बैक्टीरिया को भी एक इनविटेशन कार्ड भेजना, गाय को भी भेजना, भैंस को भी भेजना, टाइगर को भी भेजना। पता है क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे आपके रिलेटिव है, ठीक है। कैसे रिलेटिव है? ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ऑल द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और इवन ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या जो फ्यूचर में आने वाले हैं, सारे के सारे जेनेटिकली लिंक्ड हैं। बट इनमें एक डिफरेंस रहता है कि उनमें डिग्री ऑफ जो जो क्या कहना चाहिए, डिग्री ऑफ सिमिलरिटी अलग अलग हो सकती है, बट वो सारे लिंक्ड हैं, है ना। तो इस प्लैनेट पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सारे हमारे कजिन्स हैं, इवन बैक्टीरिया भी हमारे कजिन्स हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर थ्रू कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, ठीक है, वेरिंग डिग्री। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लैनेट। तो इसका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है 1.7 टू 1.8 मिलियन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? तो ये दिया था बच्चों कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। वो इतने इन्फ्लुएंस थे इस नॉमेनक्लेचर से कि उनका ओरिजिनल नाम था कार्ल वॉन लिने, तो उन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से अपना नाम भी रख लिया था कैरोलस लीनियस, है ना। अब एक और हम बात करेंगे, जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंगीफेरा इंडिका का। तो इसमें आप देखते हो जो पहला ये वाला पार्ट है वो क्या है आपका? जीनस, और ये वाला पार्ट क्या है? स्पीसीज। इसमें जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल है। इन दोनों को हमने सेपरेटली अंडरलाइन किया है, देखो इसको अलग अंडरलाइन किया है, इसको अलग अंडरलाइन किया है। इसको अगर मैंने बोर्ड पे लिखा है मतलब ये हैंड रिटन, तो हैंड रिटन हमने सेपरेटली अंडरलाइन करना है। और अगर ये कहीं किसी बुक में टाइप किया जा रहा है तो हम इसको इटैलिक्स में लिखते हैं। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है इसमें डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से कंपोनेंट है और उनका क्या मतलब है, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है वो किस लैंग्वेज में होता है? तो ये लैटिन लैंग्वेज में होता है, और अगर नहीं होता है तो उसको लैटिनाइज कर देते हैं, मतलब लैटिन में कन्वर्ट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैटिन में ही क्यों होता है? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है डेड लैंग्वेज है। डेड का मतलब है कि इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज़। चलो अगला पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे जो पहला टर्म आपको दिख रहा है टेक्सा, तो हम बोलते हैं कि टेक्सा किसी भी कैटेगरी को या किसी भी रैंक को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे हम फाइलम को टेक्सा बोल सकते हैं, क्लास को टेक्सा बोल सकते हैं, ऑर्डर को टेक्सा बोल सकते हैं, जीनस को भी टेक्सा बोल सकते हैं, स्पीसीज को भी टेक्सा बोल सकते हैं। अगला है आपका टेक्सोनमी। टेक्सोनमी क्या है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टेक्सोनमी बोलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनमी, मतलब मॉडर्न टेक्सोनमी किन किन चीज़ों पे बेस्ड है? तो किन किन चीज़ों पे बेस्ड है? एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, सेल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, डेवलपमेंटल प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये चार बेसिस हैं किसके? मॉडर्न टेक्सोनमी के। और कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो टेक्सोनमी में यूज़ होती हैं? तो पहली प्रोसेस है यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, तीसरा है क्लासिफिकेशन और चौथा है नॉमेनक्लेचर। तो ये 4 प्रोसेसेस हैं जो कि बेसिक हैं टेक्सोनमी के लिए। अगले पेज पे आते हैं, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। आई रिपीट, सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सिस्टमैटिक्स में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी लिया जाता है, मतलब इन सिस्टमैटिक्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स आर ऑल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। एक बुक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी, और ये बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है लीनियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नीट में आ चुका है कि सिस्टेमा नेचुरी बुक किसने लिखी थी? इनका नाम है लीनियस। स्पीसीज की डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज कंस्टिट्यूट अ स्पीसीज। जैसे जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं इस प्लैनेट पे, उनका एक बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है ना। हम किसी भी इंसान को देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इंसान है, या हम इंसान को डॉग से डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये डॉग है और ये इंसान है। ऑर्डर एंड हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज
आर बेस्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऑर्डर के बाद वाले जो कैटेगरीज हैं उनके लिए हम एक दो कैरेक्टर नहीं यूज़ करते उनको क्लासीफाई करने के लिए, हम बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं उनको क्लासीफाई करने के लिए। और अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये डायरेक्ट लाइन है आपकी एनसीईआरटी से, तो इसमें लिखा है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो फैमिली को कैरेक्टराइज करने के लिए हम वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों तरह के कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सोलिनेसी जैसे फैमिली है, इसमें ये सारे जीनस आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से आते हैं? सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा, ये सारे जीनस हमारे सोलिनेसी फैमिली के अंदर आते हैं। इसी तरह ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर ये दो फैमिलीज आती हैं, फैलिडी एंड कैनिडी। फैलिडी एंड कैनिडी, तो ये आपकी इसमें कैट्स आते हैं, इसमें डॉग्स आते हैं, राइट। प्राइमेटा, प्राइमेटा के अंदर मंकी, गोरिल्ला और गिबन, ये सारे आते हैं। ठीक है, ऑर्डर प्राइमेटा में क्या क्या आता है? मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन। गिबन। कॉर्डेटा किसको बोलते हैं? तो उनके कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड होता है और डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होता है। ये दो कैरेक्टर जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेट। पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स इंक्लूड दीज टू फैमिली, कन्वॉल्वुलेसी एंड सोलेनेसी। ये आपकी हायरार्की है, टेक्सोनोमिक हायरार्की इसको हम बोलते हैं। सबसे ऊपर है किंगडम, फिर फाइलम और डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिलीज, फिर जीनस और फिर ये है आपका स्पीसीज। तो हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी आपकी ये है और स्मॉलेस्ट और लोएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी आपकी ये है। ये कुछ स्टेटमेंट है आपकी एनसीईआरटी बुक से जिसको आपको एज इट इज याद करना है। सो एज वी गो हायर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस। इसको आप एग्जाम्पल्स के साथ भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम स्पीसीज में यहाँ पे होमो सैपियंस ले लिया, ठीक है, तो दो ह्यूमंस के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। लेकिन अगर हम इसके ऊपर जाएं, जीनस में जाते हैं और फैमिली, फिर ऑर्डर में, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दो ऑर्डर को कंपेयर करें या दो क्लास के मेंबर्स को कंपेयर करें तो इनमें कॉमन कैरेक्टर्स का जो नंबर है वो कम होगा स्पीसीज से या इसके नीचे जितनी भी कैटेगरी है उनसे। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको याद करना है, एज बी गो हायर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, और इसी का अपोजिट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोअर द टेक्सा मोर आर द कैरेक्टर दैट द मेंबर विद इन द टेक्सॉन शेयर। ओके, तो ये दोनों बेसिकली एक ही बात है, दो अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है कि कैटेगरी जितनी हायर लेवल की होगी उनको क्लासीफाई करना उतना मुश्किल होगा। सो हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी of determining the relationship to the another taxon at same level। ओके, तो ये दो स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखने हैं और यहाँ पे ये पूरे पेज पे लिख देता हूँ मैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये वाला पेज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगले पेज पे आते हैं। देखो यहाँ पे 4 ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो उसमें जो बेसिक चीज़ें आपको याद हैं ऑलरेडी, उनको छोड़ के जो चीज़ें आपको नहीं आती वो केवल याद कर लेना है। मैन का साइंटिफिक नेम आपको ऑलरेडी पता है, होमो सैपियंस। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका और वीट का ट्रिटिकम एस्टिबम। ठीक है, तो इसमें जो आगे वाला पार्ट है ये सारे क्या है? जीनस। ये सारे क्या है? जीनस। तो मैंने जीनस को सेपरेटली नहीं लिखा है और बाकी ये क्या है आपके? स्पीसीज। तो जीनस और स्पीसीज कवर हो गया। अब मैन की बात करते हैं। हमारी फैमिली का नाम क्या है? होमोनिडी। हमारा ऑर्डर क्या है? प्राइमेटा। हमारी क्लास क्या है? पैमेलिया। और हम फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं। देखो एनिमल के केस में हम ये फाइलम यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एनिमल्स के लिए यूज़ होता है और ये प्लांट्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई की फैमिली का नाम है म्यूसिडी। ऑर्डर है इनका डिप्टेरा और ये आपको पहले से पता होगा, क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करता है, ये ऑर्थोपोडा को बिलोंग करता है। तो आपको हाउस फ्लाई में केवल उसकी फैमिली और ऑर्डर याद करना है।
मैंगो की बात करें, मैंगीफेरा इंडिका, ये सबको पता होता है। आपको केवल इसकी फैमिली याद करनी है, एनाकार्डिएसी, और इसका ऑर्डर है सेपेंडेल्स, ठीक है। और ये डाइकॉट है और एंजियोस्पर्म है, ये तो आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। बस डाइकॉटिलीडनी क्लास का नाम है और एंजियोस्पर्मी इसके डिवीज़न का नाम है। वीट की हम बात करें, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका साइंटिफिक नेम है, पोएसी इसकी फैमिली का नाम है, पोएल्स इसके ऑर्डर का नाम है, और मोनोकॉटिलिडनी क्लास को बिलोंग करता है, एंजियोस्पर्मी इसका डिवीज़न है। तो ये आपको याद हो गया। चलो हम आगे चलते हैं। टैक्सोनॉमिक एड, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए जो हम टूल्स को यूज़ करते हैं उन सबको हम कलेक्टिवली टैक्सोनॉमिकल एड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको एक एड के बारे में लिखा है, हर्बेरियम। हर्बेरियम को हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन, जो प्लांट के जो स्पेसिमेन है उनको हम हर्बेरियम के अंदर स्टोर करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कौन सा? इंडियन बोटेनिकल गार्डन। और इसमें आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि लखनऊ में है या हावड़ा में है, तो एक बार अच्छे से याद कर लो, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। याद रहेगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम बात करेंगे कीज़। कीज़ आपके, अगेन कीज़ आर टैक्सोनॉमिकल एड जिनको हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, और ये आइडेंटिफिकेशन डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे होता है। तो हम क्या करते हैं कि हर एक कैरेक्टर को कोड असाइन कर देते हैं, और जो कैरेक्टर होता है उसका आंसर कंट्रास्टिंग होता है, मतलब दो सेंटेंस होते हैं, दोनों सेंटेंस कंट्रास्टिंग होते हैं। उन दो सेंटेंस में से कोई एक सेंटेंस ही सही होता है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। तो उन सेंटेंस का जो पेयर होता है उसको हम बोलते हैं कपलेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और एक और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कीज़ आर एनालिटिकल इन नेचर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चार टर्म आपके आखिरी पेज पे लिखे हुए हैं एनसीईआरटी में, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, ठीक है। तो एक बुक है जिसका नाम है फ्लोरा ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो इससे आपको ये याद रहेगा कि जो फ्लोरा होता है वो एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं। मैनुअल क्या होता है? मैनुअल हैज़ नेम्स ऑफ स्पीसीज ऑफ अ गिवन एरिया। मोनोग्राफ, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो ये किसी सिंगल टेक्सॉन के बारे में बात करता है, जैसे किसी स्पीसीज़ के बारे में या किसी जीनस के बारे में। और जो कैटलॉग एक तरह से डायरेक्टरी होता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट्स और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नाम उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों पहला चैप्टर हमने श्योर शॉर्ट 75 में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। मैं हर रोज़ वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ और आपके रिवीजन में हेल्प करने वाला हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।